चले अपन जो कल लास्ट किया था, अपन ने जो कल लास्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इंडक्टर पढ़ा था। इंडक्टर पढ़ लिया था। इंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, वो भी पढ़ लिए थे। उसके बाद इंडक्टेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंडक्टेंस या प्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रेरकत्व बोलते हैं। काम किस कहता है? किसे प्रेरकत्व? किसी चौक का वैगुण, किसी चौक का वैगुण जो क्या करता है? ऐसी परिपथों में, ऐसी परिपथों में धारामान परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है। इंडक्टेंस कहलाता है। प्रदर्शित करते थे एल से। एल बराबर होता था वोल्ट बटा कूलम। तो वोल्ट प्रति कूलम क्या कहलाता था? एल। इकाई क्या होती है? हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। चलिए आगे। एक तो वो था फॉर्मूला। अब दूसरा एक फॉर्मूला और देखो जो अपनी किताब में लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला आपको एल बराबर मिलेगा एन फाई अपॉन आई। एन फाई अपॉन आई, जहां एन का मतलब होता है घेरों की संख्या, घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न। चौक कहता है किसे? वोल्ट के कॉइल का रूप दे दिया था ना, तो घेरे बनेंगे उसमें, उन घेरों की संख्या। फाई का मतलब होता है फ्लक्स। क्या होता है? फ्लक्स। आई का मतलब धारा, प्रवाहित धारा। चले आगे। एक तो फॉर्मूला क्या था? वोल्ट प्रति कूलम। एक आपको याद रखना है एल बराबर एन फाई अपॉन आई। एन फाई अपॉन आई। चले क्या ये फॉर्मूला आया कहां से? तो वो देखो, एक अपने पास एक फॉर्मूला है जो चौक का ज्ञात करने का फॉर्मूला। जैसे ये आपके पास चौक है या कॉइल है कोई, ठीक है, इसके अंदर से क्या जाएगी? धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? अब चौक क्या करती है? धारामान परिवर्तनों का विरोध करती है। धारा अपने अंदर क्या करती है? स्टोर करती है, संचित करती है। तो उसको बोलते हैं आईएल। क्या बोलते हैं? आईएल। अब वोल्टेज भी तो कुछ ना कुछ जा रहा होगा। इंडक्टर क्या लेते हैं? वोल्टेज खाली धारा अकेली कभी नहीं चलती, साथ में क्या चलता है? वोल्टेज। तो इसमें एक संबंध बनाया गया था जिसको बोलते हैं वी एल। वी बराबर एल डॉट डी आई एल। डी आई एल मतलब इंडक्टर करंट बट्टा में डी टी। डी टी दोबारा सुन लेना। डी का मतलब होता है अंतर, धारा में होने वाला अंतर यानी कि परिवर्तन। धारा में परिवर्तन, समय भी तो चेंज होता रहता है, आपको पता है ना। जैसे ऐसे चलती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, ऐसे चलेगी। तो मान तो परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हो रहा है? टाइम भी तो लग रहा है ना। यहां से मान लो 1 सेकंड लगा, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड, तो समय भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? प्रभावित होने वाले वोल्टेज में। अब ये क्या पे यहाँ पे आपको एल तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब क्या होता है? अरे आपने थोड़ी देर पहले तो एल पढ़ा था ना। एल किसको बोलते हैं? हेनरी नहीं होती क्या? तो हेनरी का सूत्र बनाना सीख रहा है। अगर मैं एल को इधर ही पढ़ा रहने दूं अपनी जगह, पहले से इधर क्या पढ़ा है? वी पढ़ा है। ऊपर जो भाग की संख्या किसमें जाती है? इस पूरी को कहां ले लेंगे? नीचे बट्टा में। तो डी आई एल बट्टा में डी टी। ये लाइन समझ आई या नहीं? पहले तो ये बताओ, ये एल बराबर में इधर पहले से पढ़ा है, ये चीज समझ आई या नहीं है? अपने को क्या निकालना है? एल निकालना है। क्या निकालना है? एल। तो इसको तो इधर ही रखना है। ये पूरा किसमें? गुणा में भी तो है। एल के क्या है? गुणा में। तो इसको कहां ले लेंगे? नीचे ले लिया। अब ये नीचे वाली संख्या कहां चली जाती है? ऊपर। तो v इंटू डी टी बट्टा में क्या लग जाएगा? डी आई एल। आया या गया? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चले आगे, दोबारा सुन लेना। v बराबर एल इंटू में डी आई बट्टा में डी टी। डी आई बट्टा डी टी। एल निकालना है तो डी आई बट्टा डी टी को कहां ले लिया? v के नीचे ले लिया। चले यहां तक कोई दिक्कत समझिए? अब आगे कर देखो। V का मतलब होता है वोल्ट। V का मतलब क्या होता है? वोल्ट। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट ही होती है वोल्टेज की इकाई। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट। अच्छा, dt मतलब समय, समय में अंतर। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड बट्टा डी आई मतलब समय, धारा में परिवर्तन। धारा में परिवर्तन, धारा होगी, धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर एम्पियर बराबर में तो आपको पता क्या चल रहा है? एल। एल बोले तो हेनरी। हेनरी नहीं होता, हेनरी।
चले, ये इकाई बनती है एक अलग से जो पूछी जाती है कंपटीशन के अंदर। ये फॉर्मूला कहां से है? इसी के अंदर से, अपने बुक में दिया हुआ है, v बराबर एल डॉट डी आई बटा डी टी, डी आई बटा डी टी। जहां पे आपको अगर एल निकालना तो अगर काटा पीटी करो तो एन का आपको क्या मिलेगा? वोल्ट इंटू सेकंड बटा एम्पेयर। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पेयर क्या कहलाता है? वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पेयर क्या कहलाता है? हेनरी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेनरी। को दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना? तो ये फॉर्मूला दूसरा मिला आपको यहां से। चौक के कितने फॉर्मूले हो गए? दो। एक तो वोल्ट प्रति कूलम, एक तो वोल्ट प्रति कूलम हो गया जो कल पढ़ा था। एक क्या है? एन फाइव अपॉन आई, एन फाइव अपॉन आई, ये अपना दूसरा फॉर्मूला। और ये कौन सा फॉर्मूला है? तीसरा फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? तीसरा फॉर्मूला। अब बताता हूं ये फॉर्मूला आया कहां से, उसको बताता हूं ये फॉर्मूला आया कहां से। उसके अंदर एक जनरेटर नाम का चैप्टर था ना, जनरेटर नाम का एक चैप्टर था जिसके अंदर लेंस नाम का एक माइकल फेराडे था। माइकल फेराडे के साथ कौन था? लेंस था। लेंस का एक नियम था, उसने नियम दिया था क्या कि E बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी। फाइव का मतलब होता है फ्लक्स। फाइव का मतलब क्या होता है? फ्लक्स। जितनी ज्यादा आप धारा दोगे, मैं चुंबक के अंदर सबसे बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको फ्लक्स। चुंबक जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ाएंगे फ्लक्स। और जो फ्लक्स जो होता है अपना, ये समानुपाती है धारा के। किसके समानुपाती होता है? धारा। इसलिए यहाँ पे तो अपने धारा लिया था। क्या लिया था? धारा। आप चाहे तो यहाँ पर डी फाइव अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि धारा क्या होती है? फ्लक्स के समानुपाती होती है। अब मैंने लिखा E बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ये है लेंज का नियम। किसका नियम है? लेंज का। और अपने पास एक ये भी तो पड़ा है, एक अपने पास क्या पड़ा है? V बराबर L डॉट, या हेनरी का निकाल लेंगे। V बराबर L डॉट डी आई बटा डी टी। ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। वो आ रहा है ना समझ में? ये ऐसी थ्योरी है, थोड़ा आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। इसके अंदर फॉर्मूले बहुत ज्यादा बनेंगे आपके। फॉर्मूला बन गया एक तो अपने पास ये था, ये लेंज का नियम है। किसका नियम है? लेंज का। ये माइनस जो होता है ना, ये आगे बताऊंगा किसको दिखाता है। अभी समझ नहीं आएगा आप लोगों को, दिमाग खराब होगा। अब दोनों का अंतर, दोनों में क्या करते हैं? संबंध बिठाते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं। देखो E का मतलब क्या था? वोल्टेज। इस E का मतलब भी वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज कट गया। चलो ये क्या लिखा हुआ? डी फाइव। ये क्या लिखा हुआ है? डी फाइव। ये क्या है? डी आई। मैंने अभी क्या बोला? आई और फाइव क्या होता है? समानुपाती। ये भी कट नहीं, dt से dt जाएगा ना, dt से dt कट गया। चलू आगे। अब अपने पास क्या बच गया? इस d से ये d कट गया। एक d से एक d कट गया। समझ आ रही है मेरी बात? e से e गया, dt से बराबर में बट्टे में कोई सी भी संख्या काट सकते हो ना आप। जैसे मैंने लिखा 1/5 बराबर में 1/5, काट नहीं सकते क्या इसको नीचे से नीचे? वैसे मैंने dt से क्या कर दिया? dt काट दिया। फिर d से d कट गया। अब बताओ इधर क्या बचा है? n फाइव। इधर क्या बचा है? L I। आपको क्या निकालना है? मैं सही हेनरी निकालना है ना? अच्छा, इसको निकालना तो I का ले लेंगे बट्टे में। बट्टा में क्या आ गया? I। ये फॉर्मूला ऐसे बना है। आप चाहे तो समझ लो, चाहे रट लो, कैसे करना है। फॉर्मूले अपने पास कितने टोटल? 3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 3। पहला फॉर्मूला कौन सा है? वोल्ट प्रति कूलम। दूसरा L बराबर N फाइव अपॉन I, N फाइव अपॉन। तीसरा क्या है? V बराबर, चाहे तो L बराबर लिख दो ना, L बराबर V इंटू डी टी बटा IL। नहीं समझ आता तो ये याद रखो, V बराबर L डॉट डी फाइव, सॉरी डी आई इंटू डी टी। चलना हुए आगे आ जाओ। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला और मेरी तरफ से लिख लो। एक लास्ट फॉर्मूला है L बराबर एन स्क्वायर, L बराबर एन स्क्वायर, म्यू जीरो या नोटा बोलते हैं, म्यू नोट म्यू आर इंटू में A बट्टा में L। अब दिमाग खराब होगा। L बराबर एन स्क्वायर इंटू म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू A बट्टा में L। जहां मतलब लिख देता हूं मैं सबके, जहां L का मतलब पता ही है, हेनरी है। N का मतलब भी पता ही है आप लोगों को, क्या होता है? N का मतलब तो अभी पढ़ा था ना, गेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न होता है। म्यू नोट क्या बता देता हूं, म्यू नोट इसको बोलते हैं निरपेक्ष,
निरपेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकशीलता चुंबक वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे। निरपेक्ष चुंबकशीलता। अच्छा, इसका मान फिक्स होता है, क्या होता है? फिक्स। इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की घात मान -7 हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। चलूं आगे। तो म्यू नोट की क्या होती है? निरपेक्ष चुंबकशीलता फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। फिर आप पढ़ोगे म्यू आर ये होती है सापेक्ष चुंबकशीलता। इसका मान फिक्स नहीं होता, ये मात्रकहीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगला, हवा तथा निर्वात की चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता कितनी होती है? 1। ये आपके आइटम पे पूछा जा चुका है कि हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कितनी होती है? 1 होती है। चलूंगे आगे, दोबारा सुन लेना, चीज थोड़ा टिपिकल है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। 4 है उसके अंदर, चीजें कितनी अपनी? 4। कितनी चीजें? इंडक्टर के फॉर्मूले कितने थे? 4 था। पहला कौन सा था? वोल्ट प्रति कूलम। दूसरा कौन सा था? L बराबर NI N फाई बटा में I। तीसरा कौन सा था? V बराबर L डॉट डी आई बटा dt। चौथा कौन सा था? L बराबर N स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर A और L का मतलब लिख लो लंबाई। L का मतलब क्या होता है? लंबाई। चलूंगी आगे। एक बार इतना देखो, दोबारा इसी के बारे में बताता हूं, हो जाएगा ना? एक बार रुको, चलने दो, दोबारा देखना इसी चीज को। याद कैसे करना है आप लोगों को? देखो, एक तो L बराबर क्या था? वोल्ट प्रति कूलम था। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है? एक इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, चले। एक बाईस केवी या एक सीधा छोटा सा बल्ब लिख लेते हैं। आपको वोल्टेज की वैल्यू दी है, V बराबर आपको वोल्टेज दिया है 22 इंटू 10 घात 3 और Q दिया आपको, आवेश की क्या होती है? कूलम होती है, 11 कूलम दिया। आपको हेनरी निकालना, क्या निकालना है? हेनरी। जब आपको वोल्टेज और कूलम दे तो आपको क्या लगाना? वोल्ट प्रति कूलम। एक फॉर्मूला है आपको, सबसे पहले यही पढ़ा आप लोगों ने, वोल्ट प्रति कूलम क्या कहलाता है? हेनरी। वोल्ट प्रति कूलम हेनरी। आपको दिया वोल्टेज बराबर कितना है? 22 इंटू 10 की घात 3, 22 इंटू 10 घात 3। अगला आपको क्यों दिया? कूलम। L कैसे निकालोगे? कितना आएगा? 2 सेकंड निकाल के बताना कितना आता है आंसर। ये हल करके बताओ कैसे करेंगे। फॉर्मूला अपने पास पड़ा है, L बराबर क्या होता है? वोल्ट और कूलम, यही तो था। अच्छा, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 22 इंटू 10 घात 3 बट्टा में 11। इससे ये नहीं काट सकते 11 दूनी 22। चलो आगे, ये कितना आ गया यहाँ पे? 20 इंटू 10, सॉरी 2 आएगा ना, 2 इंटू 10 घात 3, 2 इंटू 10 घात 3। इधर क्या चल रहा है? L चल रहा है। क्या आप इसको, अभी तो इसकी L की वैल्यू कितनी है? 2000 हेनरी, 2000 हेनरी। इसको मिली में नहीं बना सकते क्या? मिली बनाने के लिए क्या करेंगे? मिली बनाने के लिए तो 2000, ये तो किलो बन गया ना, ये तो क्या भाई 2000 किलो हो गया। कितना हो गया? किलो हेनरी। 2 किलो, 2 10 घात 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 के एच नहीं लिख सकते क्या? अब इसको हेनरी बनाना, हेनरी कैसे बनाओगे? 3 चीजें लिखवाई थी ना,
मिली का मतलब क्या होता है 10 घात -3, माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब और पिको का मतलब। अब ये 2 किलो हेनरी है, इसको मिली में कैसे बनाओगे? अरे इंटू लगा देंगे ना। मिली, मिली का मतलब क्या होता है 2 किलो तो है ही पहले से हेनरी, मिली का मतलब 10 घात -3, इधर से प्लस की 3 पड़ी है ना घात, तो 2 किलो हेनरी बट्टा में क्या आ जाएगा प्लस के 3, माइनस के नीचे जाके इसमें चली जाती है प्लस में। ये देखो 3 से 3 कट नहीं जाएगा क्या? आंसर कितना आ गया 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी हो जाएगा क्या? दोबारा सुन लेना। हाँ तभी तो है। हाँ पहले जो आंसर है, अरे मिली बनाया है ना, ये 3 आया कहां से? तो किलो भी आना चाहिए मेरे से, किलो और मिली जब बैठा है। आंसर आपका ये भी सही है 2 किलो हेनरी, आंसर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आंसर आपका यहीं खत्म हो जाता है। अगर ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिली बनाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं कि आपको हटाने पड़े। अगर आपको किलो हेनरी अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिली बनाना, अगर मिली में भी ना मिले तो आपको माइक्रो बनाना पड़ेगा, माइक्रो भी अगर ऑप्शन ना मिले तो नैनो बनाना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार है, इसलिए मैंने बता दिया। ज्यादातर आपको मिली में पूछेगा, किलो में नहीं पूछते हेनरी। चलूं आगे। सवाल मेरा कहने का मतलब था, आपके पास एक पहला फॉर्मूला था वोल्ट प्रति कुलाम, फॉर्मूला बन के बी बराबर 22 इंटू 10 घात 3, कुलाम दिया था 11, काटा पीटी की तो आंसर आया 2 किलो हेनरी, मिली में चेंज किया तो 2 मिली हेनरी। चलूंगे आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब आप लोगों ने तो ये पहला फॉर्मूला पढ़ा था, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या था? N5 बट्टे आई, दूसरा फॉर्मूला था आपका। L बराबर N5 बट्टा में आई, N5 बट्टा में आई, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपको मिलेगा एक 400 टन की कॉइल में से 8 एम्पियर धारा, 8 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 8 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 2 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न होता है तो प्रेरकत्व ज्ञात करो, प्रेरकत्व ज्ञात करो। मैं बता रहा हूं आपको कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब आपको खाली वोल्टेज और क्या दिया कुलाम दिया तो वोल्ट प्रति कुलाम। जब आपको क्या दे दिया जाए टर्न की संख्या दे दी जाए, किसको बोल दिया जाए टर्न और फ्लक्स की बात कर ले, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? L बराबर N5 अपॉन आई। देखो अपने को दिया क्या क्या पहले तो वो बताओ, दिया क्या टर्न, यानी कि N बराबर कितने दे दिया 400, फिर क्या दिया एम्पियर यानी कि आई दे दिया कितना है 8, फिर क्या दिया वेबर, फ्लक्स दे दिया आपको कितना दिया 2, निकालना क्या प्रेरकत्व निकालना L, तो L बराबर इकाई क्या N5 अपॉन आई, फॉर्मूला तो यही है, बराबर N की संख्या कितनी है 400 इंटू 5 कितना है 2 बट्टा में 8, 8 पंजे 40, 50 दूनी 100 हेनरी। 50 है ना, 50 दूनी 100 हेनरी, आया गया हो जाएगा ना, ये इसलिए फॉर्मूला लगाना है। बाकी जो दूसरा फॉर्मूला आपको सिर्फ याद ही रखना है, आपको पूछा नहीं जाएगा। ये 2 फॉर्मूला याद रखना, एक तो वोल्ट प्रति कूलम, एक क्या लगना आपको L बराबर N5 अपॉन आई। तो दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना। चलो आगे, ये थे आपके इंडक्टेंस। अब पढ़ोगे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, इंडक्टेंस पढ़ लिया, अब पढ़ोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस।
यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस या प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल दो या प्रेरणिक प्रतिघात। इंडक्टर से तीन चीजें बनी थी, मैंने बोला था, पहले तो चौक पढ़ी थी अपने, यानी कि इंडक्टर पढ़ लिया, फिर इंडक्टेंस। ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, सुबह से हम चाय के साथ है ना आधा आधा घंटा लेते रहना इसको, दोनों टाइम जो ये चैप्टर करवा रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसको ऐसी थ्योरी समझ आ गया उसका आधे से ज्यादा सिलेबस हो गया, ये समझ लो। जिसको ये हो गया, बड़े बड़ों को समझ नहीं आता, चैप्टर थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत, कम से कम 40 से 50 फॉर्मूले है इसके अंदर, और सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो रोज अगर खुद नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर क्या पढ़ा रहे, समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको खुद को करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस। नहीं है दोबारा आओ मेरे से पूछो कहां दिक्कत आ रही है आप लोगों की। आ जाओ, इंडक्टर पढ़ लिया, इंडक्टेंस हो गया, अब पढ़ना इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं? किसी चौक द्वारा, किसी चौक या इंडक्टर द्वारा 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 धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई बाधा, उत्पन्न की गई बाधा क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब एक बात हो, तो आपने पढ़ा था इंडक्टेंस, इंडक्टेंस किसे कहते थे? जो क्या करता है? धारामान परिवर्तनों का विरोध करता है, वो तो है इंडक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न, दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? एक तो धारामान परिवर्तनों का विरोध करता है, वो तो इंडक्टेंस प्रेरक है। एक है प्रेरणिक प्रतिघात, ये क्या करता है? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, हाँ प्रतिरोध है, इसलिए इसकी इकाई भी क्या होगी? आ रहा है ना समझ में मेरी बात? सबसे पहले क्या लिख लेंगे? इसकी इकाई, ताकि आपको याद रहेगा। इकाई या यूनिट क्या होती है? ओम। और एक आपको हिंट देता, तो जहां पे भी शब्द आ जाए प्रतिघात, कौन सा शब्द आ जाए? अगर हिंदी में प्रतिघात लिखा हो जाए और इंग्लिश में आ जाए रिएक्टेंस, क्या आ जाए? उन सब की इकाई क्या होगी? ओम। हिंदी में लिखा जाए प्रेरणिक प्रतिघात या संधारित्री प्रतिघात, उन सब की इकाई क्या होगी? ओम। या रिएक्टेंस लिखा जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उन सब की इकाई क्या होगी? ओम। अगला प्रदर्शित दिखाता है किसको? इससे एक्स तो होता है रिएक्टेंस, क्या होता है? रिएक्टेंस। किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? चौक को बोले तो एल, तो एक्स एल से प्रदर्शित करेंगे, एक्स एल। फॉर्मूला इसका क्या होता है? एक्स एल बराबर ओमेगा एफ, ओमेगा एल होता है। किसका निकाल रहे हो? चौक का निकाल रहे हो ना, तो ओमेगा एल। अब तो आप बता सकते हो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? जीता रहे, ओमेगा किसी का क्या होती है? 2 पाई एफ, पहले पढ़ चुके हैं, पीछे क्या लग गया? एक्स, तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस याद करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई एफ एल। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक हो जाएगा ना? जहां एक्स बराबर क्या होता है? रिएक्टेंस, एल तो पता ही है, एक्सएल का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, एफ का मतलब बताइए क्या होती है? आवर्ती। अच्छा, एल का मतलब हेनरी। आ रही है मेरी बात समझ में? हो जाएगा क्या? दोबारा सुन लेना। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं? किसी चौक द्वारा, किसी चौक द्वारा धारा के मार्ग में, उत्पन्न की गई बाधा क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रदर्शित करता है एक्सएल से। किससे करता है? एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। समझ गए? 2 पाई एफ मैन कहां से उठाया होगा? क्योंकि मेन फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू आप पहले ही पढ़ चुके हो, 2 पाई एफ होता है, तो फॉर्मूला बन गया एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। चले आगे, जहां पे सबका मतलब आपको पता ही चल गया। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और एल का मतलब हेनरी, बाकी फिक्स होता है, 2 और पाई फिक्स होता है। इकाई क्या होती है इसकी? ओम। इकाई क्या होती है? ओम। इधर आओ थोड़ा, अब जो चले एक्सएल जो होता है, एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर मैं उसको फॉर्मूला क्या इसका? 2 पाई एफ एल होता है, 2 पाई एफ एल।
पहले बीच में बराबर लिख देता हूं 2 पाई एफ एल। ये दोनों तो फिक्स होते ही हैं। अगर मैं हेनरी को भी एक बार फिक्स मान लूं तो एक्सल किसके समानुपाती बच जाता है? आवर्ती का नहीं बच जाएगा क्या? तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि एक्सल आवर्ती के या फ्रीक्वेंसी, एक्सल फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। समानुपाती, सीधे सवाल पूछेंगे, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी एफ ही लिखता हूं शॉर्ट में, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सल क्या होगा? एक्सल भी बढ़ेगा। आर्यन असम बाद में। और जब क्या सर? जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एक्सल क्या होगा? एक्सल भी घटेगा। क्यों? एक्सल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। अब एक बात बताओ, डीसी की जो होता है, डीसी में एक्सल का मान क्या होगा? डीसी जो है, डीसी करंट है आपके पास, डीसी में एक्सल का मान क्या होगा? जीरो होगा ना, जी तारे। अरे डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो। एक्स एल बराबर समानुपाती फ्रीक्वेंसी कब होगी? सुनिए, डीसी परिपथों में, डीसी परिपथों में क्या होगा? एक्सल जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। क्यों? डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? मतलब एक्सल डीसी में उत्पन्न ही नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। एक्सल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी परिपथों में उत्पन्न ही नहीं होता। कारण पूछे तो बता देना, नहीं होता। कारण पूछे तो क्यों? आवर्ती नहीं होती। क्योंकि आप सब समझदार, तो मैं इतना ही लिख देता हूं, एक्सल समानुपाती फ्रीक्वेंसी, समझ जाओगे ना। और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? शून्य, इसलिए उत्पन्न ही नहीं होता। तो एक्सल केवल किन परिवर्तनों में उत्पन्न होता है? एसी में। ये क्वेश्चन आपकी आईटी में पूछा जा चुका है। एक्सल केवल एसी पर ही उत्पन्न होता है। आ रही क्या मेरी बात समझ में? चलो आगे। एक्सल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई एफ एल। बराबर में बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एक्सल घटेगा। मतलब क्या होगी? अगर डीसी परिपथ है तो डीसी में फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, तो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो डीसी में उत्पन्न ही नहीं हुआ एक्सल। फ्रीक्वेंसी होती किसमें? एसी में। तो केवल उस पर किसमें होगा? एसी में उत्पन्न होगा। आ रही क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक? चले आगे, देख लो, थोड़ी देर देख लो, उसके बाद मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं। एक डीसी परिपथ में एक चौक को क्या बोलते हैं? एल या प्रेरकत्व है। एक चौक को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा जाता है उसके द्वारा उत्पन्न इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा जबकि चौक का मान 5 मिली हेनरी है। 5 मिली हेनरी है। ये आपके पास सवाल है? करो, कितना आंसर आएगा? जिसको आ गया वो चुप रहना, जिसको नहीं आया बता दो। चले? हाँ, आप लोगों ने सबने कर लिया। 1570 किस आंसर आया? अपनी ईमानदारी से 1570 है, गलत है। आंसर आएगा 0।
उत्तर आएगा शून्य। क्यों? डीसी परिपथों में एक्सल उत्पन्न ही नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी 50 दे चाहे 60 दे, होगा ही नहीं। ये तो मेरे को कंफ्यूज करने के लिए बताना लगा आपको। अगर डीसी परिपथ है तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी, अगर लगा के देखो ना, डीसी दे दिया ना नाम, अब आपको क्या करना है, एक्सल बराबर 2 पाई एफ एल। अब 2 की जगह 2 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी, पीछे चाहिए पहले कितने हेनरी लिखो, 0 किसी से गुणा करो क्या लाएगा। तो सर ये 50 एड्रेस क्यों लिखा आप लोगों ने, कंफ्यूज करने के लिए। अब इस डीसी की जगह ना दोबारा लिख लेना एसी, तब आपका आंसर सही है। अब अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आपने पढ़ा कि डीसी परिपथ में एक्सल उत्पन्न ही नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले हिंट दिया था ना तेरे को, उत्तम पकड़ लेना चाहिए था। जैसे कल कहा था ना, पूरे चक्कर का औसत मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल आधे चक्कर का ही निकाला जाता है, पढ़ा था। डीसी पर अभी थोड़ी देर पहले आपको रटवाया था, डीसी पर तो एक्सल उत्पन्न नहीं होता क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। अब आप करते हैं किस पे, एसी पे। अब बताओ, डस्टर देना मेरे को। अब सवाल यहीं पे हल कर देता हूं। देखो देखो, एक्सल बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई एफ एल। इधर देख ध्यान से, 2 का 2, पाई का मान 3, एफ एल 5 मिली हेनरी। मिली हेनरी, मिली को जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -3। यहां तक को दिक्कत समस्या परेशानी, बट्टा लगाया, पॉइंट हटाऊं, ये 3.14 वाला, नीचे कितनी जीरो, प्लस वाले नीचे ले लूं, माइनस वाले नीचे, कितनी जीरो आगे नीचे 3, 1 2 3, काटा पीटी करेगा। देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 100 से 100 कट गया, फिर काटे गया, फिर गुणा कर दो सीधे, 3 के बाद पॉइंट ठोक देंगे। देखो 5 चौक 20 का 0 हासिल भाई, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया, नीचे कितने अंक है, आंसर रहेगा ओम में, केवल ओम में। गलत है सबका, फिर भी 1570 नहीं आएगा, 1.570 आ रहा है आंसर, तो 1570 कैसे आएगा, कैसे? अच्छा मिली में और चेंज करो तो फिर 0 और चला जाएगा आगे, फिर 3 अंक भाग और ठोक देंगे। आप जैसे कराया ना, किया तो हमने ऐसे ही है, हमारा 1570 इस कारण कि जो आपने जो लगाया था नहीं मिली, इसीलिए तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, इसीलिए तो मेरे को अपॉइंट किया गया है, इसीलिए तो इस एम को लगाने के लिए खड़ा किया गया मेरे को पता आपसे नहीं लगेगा। चलो आगे, एक और सवाल लिखो फटाफट, एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखो फटाफट। एक और सवाल, सेम सवाल है। एक ऐसी परिपथ में एक चौक है, 230-60 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा जाता है, जैसे कि उसके द्वारा उत्पन्न इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा जबकि चौक का मान 5 माइक्रो हेनरी है। एकदम -6 की जगह क्या लगा था, माइक्रो। आ जाओ, सवाल है आपके पास सेम, डस्टर देना मेरे को, आवाज मत करो। जिस को भी दिक्कत लग रही है वो दोबारा देख लो। देखो एक्सल निकालना, सबसे पहले एक्सल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। आपको पता दिया क्या क्या है, 2 का 2, पाई का मान 3.14, एफ कितना है इंटू एल कितना है 5 माइक्रो, 5 माइक्रो हेनरी है। माइक्रो की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस। यहां तक को दिक्कत समस्या परेशान लग रही तो बताओ। चले नीचे लंबी सी लाइन, पॉइंट ये हटाए कितनी जीरो, ये हटाओ नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, ये लो, हो गया सवाल। देख 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 नीचे पड़े, कट गया।
अब सबसे बेटर है ऊपर ऊपर गुणा कर दो आप, दो आंसर कैसे आते हैं बताता हूं। ऊपर 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 क्या बचा, 6 बचा 314, 6 और 314 तो बचे सर, एक बार लिख दो सर, 6 इंटू 314, 6 को गुणा करने 314, 6 चौक 24, आंसर भाई 6 कम 6 2 8, 6 तिया 18, नीचे कितनी जीरो है, 6 जीरो। अब आंसर दो कैसे, ये 10 घात आप जो 6 नीचे ले हो कब लाए हो, माइक्रो हटाए तभी लाए हो, माइक्रो वापस लगा दो ना, या तो हटाओ माइक्रो ओम, आंसर एक्सल ओम में आता है आंसर। एक और आंसर कैसा आता है, जैसे आपके पास 18 84 था, नीचे कितनी जीरो थी, 6 जीरो, तो 6 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ये लो आंसर ये भी है, हाँ आंसर दोनों सही है, लेकिन आपको ज्यादा वैरियता इसको देनी पड़ेगी माइक्रो को। कारण बता देता हूं, इकाई तो क्या होती है, हेनरी होती है, व्यवहारिक इकाई बोले तो मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी ही होती है। आपने घर का कभी सेल लाए हो, घर का सेल, जिसको अपन कैपेसिटी बोलते हैं पंखे का, उसको बोलते हैं डाई एमएफडी दे दो, कभी उसको खोल के देना, उसके ऊपर लिखा हुआ है एमएफडी, एमएफडी जिसका मतलब है माइक्रो फेराड, माइक्रो फेराड, वो माइक्रो में ही चलते हैं, कम मान के होते हैं, इसलिए अपने को जितने भी सवाल करेंगे मिली माइक्रो नैनो पिको पे करेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत समस्या लग रही है तो बताओ, ये सवाल कर लोगे ना सारे, कैसे, चाहे मिली में पूछो चाहे माइक्रो में पूछो। कंटस ये ध्यान रखना, एक्सल और फ्रीक्वेंसी में संबंध क्या है, दोनों क्या होते हैं, समानुपाती, फ्रीक्वेंसी है तो बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो घटेगा, अगर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो उत्पन्न ही नहीं होगा, जैसे डीसी पर ही बताओ। ध्यान तक दिक्कत समस्या परेशानी। अब इससे मस्त चीज करवाता हूं, वो देखो सर दोनों